हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का खबरीवाला के नए एपिसोड में। आई एम सॉरी गाइस, आई नो इस बार पॉडकास्ट कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। वी नो लॉकडाउन है, बट स्टिल कुछ और काम भी थे ज़रूरी, तो ड्यू टू सम रीज़न आपके सामने नया एपिसोड नहीं आ पाया। उसके लिए सो सॉरी। हाँ, तो बात करते हैं आज के एपिसोड की। तो गाइज़, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा पिछला एपिसोड कास्ट सिस्टम पे था, जिसमें आपको कास्ट सिस्टम में क्या हुआ था, किस तरह उसमें अलग अलग वर्ण को डिवाइड किया गया था, उसके बारे में बात की गई थी। तो अगर वो एपिसोड अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले वो एपिसोड देखिए। और अब इस एपिसोड में हम बात करेंगे कास्ट सिस्टम पार्ट 2 पे। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा कि कास्ट सिस्टम में इंसान को उसकी काबिलियत और उसकी स्किल्स और नॉलेज के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्ण में रखा जाता था। आइए बात करते हैं कि इस कास्ट सिस्टम में कैसे चेंजेस हुए और क्या ज़रूरी बातें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी हैं इस सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण सोसाइटी को अच्छे से चला रहे थे, तो फिर चेंजेस आए इस सिस्टम के अंदर। और जो वर्ण स्टेटस, नॉलेज और स्किल्स के बेसिस पे डिसाइड होता था, वो डिसाइड होने लगा जन्म के बेसिस पे। यानी जिस वर्ण में एक इंसान पैदा हुआ है, वो उसी वर्ण का इंसान हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। वैश्य की कैटेगरी में उस वक्त किसान, साहूकार और बाकी लोग आते थे जो मार्केट को संभालते थे। लेकिन भूमि अनुदानों ने किसानों के बीच एक और ज़मींदार बनाए और दूसरी और राजा, इसलिए वैश्यों को शूद्रों के लेवल तक कम कर दिया गया। यानी बेसिकली वैश्यों और शूद्रों का लेवल एक ही हो गया। लेकिन बार बार भूमि अनुदान की जब्ती ने भूमिहीन लोगों की कई श्रेणियों को जन्म दिया। जब किसी एक इंसान के पास भूमि होती तो उसने नेचुरली समाज में एक ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया, और जिसके पास भूमि नहीं है वो निम्न स्थान यानी निचले स्थान पर रह जाता था। इसका मतलब चेंज ये आया कि किसी भी व्यक्ति के आर्थिक अधिकार भी वर्ण द्वारा निर्धारित किए जाने लगे। इसलिए नए जमींदारों के स्थिति में बदलाव के लिए कई सारे ग्रंथों में भी बदलाव किए गए। इस तरह पहले समाज में सभी चीज़ों को वर्ण के अनुसार वर्गीकृत किया गया था, लेकिन अब वही चीज़ें भूमि पर कब्जे के द्वारा निर्धारित की जाने लगी। हालांकि कुछ लॉ बुक्स ने विडो मैरिज को अलाउ किया, लेकिन शुरुआत से ही महिलाओं को संपत्ति के अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। और अगला जो सबसे बड़ा चेंज आया वो आया जातियों का निर्माण। जी हाँ, जातियों का निर्माण सबसे बड़ा चेंज था इस व्यवस्था के अंदर। 8वीं शताब्दी के एक पुराण में तो ये कहा गया है कि हजारों जातियों का निर्माण वैश्य महिलाओं के साथ मिलकर निम्न जातियों के पुरुषों द्वारा किया गया था। और फिर शूद्र और अछूत लोगों को काफ़ी सारी सब कास्ट में डिवाइड किया गया था। इसके अलावा आदिवासी इलाकों में ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमिदान के आधार पर कई आदिवासी लोगों को भी ब्राह्मणवादी समाज में प्रवेश दिया गया। इनमें से बहुत से लोगों को शूद्र और अलग अलग जातियों के रूप में नामांकित किया गया। इन सब के अलावा जन्म के बेसिस पर, बर्थ के बेसिस पर लोगों को अलग अलग वर्ण में विभाजित करना शुरू हुआ। इसका मतलब जो सबसे निचले तबके में पैदा हुआ है उसे उस अकॉर्डिंग ही ऑक्यूपेशन दिया जाएगा। फिर इन वर्ण में जब जातियां बनने लगी तो इससे भी बड़े चेंजेस आए। अलग अलग कारीगरों, राजमिस्त्रियों को भी ब्राह्मणों द्वारा अलग अलग जातियों के रूप में मान्यता दी गई थी, और वर्ण के बजाय जाति समाज को, उस सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का आधार बनी। कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। जाति शब्द लगभग सभी इंडियन लैंग्वेजेस में आज दिखाई देता है, और आज भारत में 3000 से अधिक जातियां हैं, और ये सिर्फ प्योरिटी से रिलेटेड और पोल्यूशन से रिलेटेड है। यानी कि आपकी पवित्रता कितनी है उस बेसिस पर। हर जाति के पास कुछ ना कुछ खुद का काम होता है, लेकिन जाति में हर कोई इसे नहीं करता है। जैसे कई नाई हैं जो दाढ़ी नहीं बनाते हैं, कई ब्राह्मण हैं जो पुजारी के रूप में काम नहीं करते हैं। लोग अपने बेटे बेटियों की शादी उसी जाति के मेंबर्स के साथ करेंगे जिसके वो खुद मेंबर्स हैं। एक जाति को आमतौर पर एक बिरादरी भी कह सकते हैं।
इस समय तक लोगों के साथ कई तरह के भेदभाव होते थे और अपर कास्ट यानी ऊंची जाति के लोग निम्न जाति के साथ काफ़ी दुराचार करते थे। हालांकि ये भेदभाव वर्ण सिस्टम के वक्त भी थे, लेकिन जातियों में वर्गीकरण के बाद कई डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ गए। जैसे किसी नीची जाति के व्यक्ति को ऊपर से पानी पिलाना, उसे उच्च जाति के व्यक्ति को स्पर्श न करना, यहाँ तक कि उन्हें उनकी किसी भी चीज़ को छूने का अधिकार नहीं था। मंदिरों में प्रवेश वर्जित था और शादियाँ तो आज भी जात गोत्र देख कर किया जाता है। तो इसलिए उनकी कास्ट प्योरिटी के अकॉर्डिंग ही उनके साथ व्यवहार होता था। अछूतों को तो कहीं भी कास्ट सिस्टम का हिस्सा ही नहीं माना गया है। इवन अनटचेबल्स के लिए बताया गया है कि वो मंदिर में प्रवेश तो क्या, अपना एक कदम भी मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं रख सकते थे। और अगर गलती से किसी अछूत की छाया किसी ब्राह्मण पर पड़ जाती है तो उसे पल्यूटेड मान लिया जाता था। इसलिए अनटचेबल्स को जहाँ से एक ब्राह्मण गुजर रहा है वहाँ से कहीं दूर रहना पड़ता था। अब धीरे धीरे भारत में इस्लाम का इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे कि मुस्लिम्स को भी अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सैयद, शेख, मुग़ल, पठान और कुरैशी। 15वीं से 17वीं शताब्दी तक इंडिया में मुस्लिम्स ने रूल किया। इन रूलर्स ने ब्राह्मणों की शक्तियों को कम कर दिया। इस्लामिक रूलिंग के दौरान जाति व्यवस्था काफ़ी विकसित हो गई। उदाहरण के लिए ब्राह्मण अपनी इनकम के लिए खेती पर डिपेंड होने लगे, क्योंकि मुस्लिम राजाओं ने हिंदू मंदिरों को समृद्ध नहीं किया। और फिर आया ब्रिटिश राज। इंडिया में जब ब्रिटिश राज शुरुआती दौर में था तब उन्होंने सामाजिक नियंत्रण के साधन जाति व्यवस्था का शोषण करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने ब्राह्मण जातियों के साथ खुद के रिश्ते मजबूत किए। हालांकि निचली जातियों के लोग अंग्रेज़ों के लिए इतने निष्ठावान नहीं थे जितने ब्राह्मण और उच्च श्रेणी के लोग थे। हालांकि कई सारे सोशल रिफॉर्मर्स जैसे ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती, रामास्वामी इस वक्त तक कास्ट सिस्टम और डिस्क्रिमिनेशन और जाति व्यवस्था के खिलाफ आगे आए। ये शुरू से समाज में थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने भी अपनी आवाज़ बुलंद की, क्योंकि ब्रिटिशर्स की वजह से इन्हें काफ़ी मदद मिली अपनी आवाज़ बुलंद करने में। आखिर कास्ट सिस्टम और जाति प्रथा को लेकर क्या किया था इन सोशल रिफॉर्मर्स ने, जानने के लिए अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद द खबरीवाला।